तो इससे पहले कि हम टॉयलेट ऑफ द आइडियल्स की बात करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज दिस डायनेसियन एंड अपोलियन स्पिरिट, कि क्या बला है ये डायनेसियन और क्यों फेडरिक नीचे इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा आज से 3,15,000 साल पहले, यानी उस टाइम पे जहाँ सब लोग बंदर हुआ करते थे। तो ये कहानी है एक अल्फा चिंपैंजी की, जो बंदरों के ग्रुप में रहता था। बचपन से उसने देखा था कि जब भी कोई सांप उनके एरिया में आता था तो सारे बंदर पेड़ पर चढ़ जाते थे और भाग जाते थे। पर समय बदला और हमारा अल्फा चिंप बड़ा हो गया, यानी उसके मसल्स भी थोड़े बड़े बड़े हो गए। तो एक दिन वो सांप वापस लौट कर आया, तो सारे बंदर जब पेड़ पर चढ़ गए तो उस समय हमारे अल्फा चिंप ने डिसाइड किया कि वो उस सांप को मारेगा। सारे बंदर पीछे से चिल्ला रहे थे, अबे बौरा गए हो, अबे अल्फा चिंप इधर आ जाओ वापस। पर हमारे अल्फा चिंप नहीं माना, वो खड़ा रहा। उसने अपने बगल में पड़ी हुई हड्डी को उठाया, उसके ऊपर एक पत्थर बांधा और सांप के सर पे भैम धड़ाम से दे मारा और सांप मर गया। उसने उस सांप को बीच में से फाड़ा और उसके दिल को ऐसे खा गया और फिर उसने अपने सांप को गले में लपेटा और ही इज फिल्ड विद दिस पैशन, दिस एक्सटेसी, कि उसने कुछ अलग करके दिखाया है। तो जो हमारा अल्फा चिंप था वो दूर दूर तक फेमस हो गया, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा ना था। और जैसे ही वो फेमस हुआ, जैसे ही दूर दूर के किंगडम्स तक ये बात पहुंची चिंपैंजीज़ के कि एक बंदर है, एक हीरो है जो इस सांप को मार सकता है, तो उसी समय हमारी सारी फीमेल चिंप्स इसके स्पर्म्स के लिए पागल हो गई। और फिर जैसे समय बीता, इस अल्फा चिंप ने हज़ारों फीमेल चिंप्स को प्रेग्नेंट किया और इसकी जनरेशन्स आगे बढ़ती रहीं और ये एक नेचुरल सेंस में इमॉर्टल बन गया। तो इसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि इस कहानी का डायनेसियन और अपोलियन से क्या लेना देना है। ये दोनों ग्रीक मिथोलॉजीज़ के कैरेक्टर हैं। तो जो हमारा डायनेसियन है, ही रिप्रेजेंट इर्रेशनलिटी, एक्सटेसी एंड नो बाउंड्रीज, यानी नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो हमारा अपोलियन कैरेक्टर है, ही इज़ दिस रैशनल गाय विद बाउंड्रीज, विद रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब सारे चिंप अपनी रैशनलिटी का यूज़ करके पेड़ पर चढ़ गए थे, मे बी यही सबसे अच्छा डिसीजन था, पर हमारे अल्फा चिंप ने उस इर्रेशनलिटी को पोजेस किया, यानी ऐसा लग रहा था कि वो डायनेसियन स्पिरिट उसके अंदर उतर रही हो। दैट इर्रेशनलिटी को यूज़ करते हुए उसने सांप को मार दिया। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। जब लोग मूवी देख रहे होते हैं और गुंडे लड़की को छेड़ रहे होते हैं और फिर हमारे हीरो की एंट्री होती है और तुम अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो, और अगर तुम सिनेमा हॉल में हो तो सारे लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तुम कह सकते हो कि हीरो इज पोजेस्ड बाय डायनेसियन स्पिरिट। समझ लो अगर हीरो अकेला गुंडों से लड़ने की बजाय कैलकुलेशन करने लगता कि 20 गुंडे और मैं अकेला, हराना इम्पॉसिबल है, यानी हारना ही कन्फर्म है, और वहाँ से भाग जाता, तो हीरो कभी हीरो ना होता। अगर हमारा अल्फा चिंप बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाता तो अल्फा चिंप आज अल्फा चिंप ना होता। अगर तुम सर आइजैक न्यूटन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ही वॉज सर्चिंग फॉर अ फिलोसोफर स्टोन, यानी एक ऐसा स्टोन जिसे तुम अगर लोहे में मिला दो तो लोहा भी सोना बन जाए। तो आज के टाइम में तुम कह सकते हो कि ये बहुत इर्रेशनल था, बट एट दैट टाइम ही वॉज पोजेस्ड बाय दिस डायनेसियन स्पिरिट, जो हमारा आज का इर्रेशनल जो माइंड है वो समझ नहीं सकता कि वाई ही वॉज डूइंग दैट। और तुम कह सकते हो कि जितनी भी उन्होंने डिस्कवरीज करी उसके पीछे हो सकता था उस एक फिलोसोफर स्टोन की तलाश हो, कि वो फिलोसोफर स्टोन की तलाश में निकले, बट एट द सेम टाइम ही हैज़ डिस्कवर्ड सो मैनी थिंग्स। और तुम ऐसी लगभग भाई बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी कहानियाँ सुनते हुए पागल हो गए, पागल टाइप के हो गए, नंगे होकर नाच रहे हैं। जैसे एक आर्किमिडीज की कहानी है कि भाई वो बाथटब में नहा रहे थे, सडनली उन्होंने बयान्सी डिस्कवर करी एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ दैट बाथटब एंड स्टार्टेड डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। क्या ढूंढ लिया ढूंढ लिया ढूंढ लिया। What was going on in his mind? He was possessed by this Dionysian, this irrational part inside of him, which was telling him कि भाई जा आगे बढ़, फोड़ दे। He was filled with this passion, this ecstasy। चलो अब चलते हैं पुरानी ग्रीक सोसाइटी में, जहाँ एक समय था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आर्ट और ट्रेजिक ड्रामास का जन्म होता था। वहाँ के राजा महाराजा नंगे खड़े होकर अपनी मूर्तियाँ बनवाते थे, और तुम आज के टाइम में इमेजिन भी नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी नंगे खड़े हैं और अपनी मूर्ति बनवा रहे हैं, बिकॉज वी आर दिस रैशनल क्रिएचर्स हु डजंट नो पैशन एट ऑल। पर उस टाइम के राजा महाराजा ऐसा कर रहे थे, नंगे खड़े होकर अपनी मूर्तियाँ बनवा रहे थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। तो उस टाइम की ग्रीक मोरालिटी के अनुसार तुम जो करना चाहते हो और तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम कमज़ोर हो। समझ लो आज तुम एक लड़की से बात करना चाहते हो, पर
तुम डर रहे हो कि कैसे बात करूं, फिर तुम्हारा दिमाग रैशनलाइज करना शुरू करता है। फिर तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है कि ओ माय गॉड शी इज़ सो ब्यूटीफुल, और मैं इतना भोंदू, वो मेरे से बात नहीं करेगी। और तुम ऐसे ही अलग अलग तरह के साइंस देखना शुरू कर देते हो कि हो सकता है कि शायद उसका मूड ख़राब हो, अभी बात करना ठीक नहीं है। तुम केवल इस समय अपने डर को रैशनलाइज कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो उस लड़की के साथ, तुम केवल और केवल अपने फियर, अपने डर को रैशनलाइज कर रहे हो, और ये जन्म देता है बैड कॉन्शियंस को। जब तुम अपने डर को ओवरकम करते हो, यानी व्हेन यू गो फॉरवर्ड एंड टॉक टू द गर्ल, नाउ यू आर फिल्ड विद दिस पैशन, दिस एक्सटेसी, कि उस समय तुम्हें ऐसा लग रहा होता है कि यू कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड। यही फीलिंग तुम्हें जब मिलती है जब तुम्हारे हीरो की एंट्री होती है मूवी के अंदर, या फिर जब तुम्हारी फेवरेट टीम जीतती है। सडनली तुम्हारे अंदर एक अलग ही टाइप का जोश होता है। वो इट इज़ फिल्ड विद दिस पैशन, दिस एक्सटेसी। एंड उसी समय सोक्रेटिस की एंट्री होती है, दिस अपोलियन स्पिरिट, यानी दिस रैशनल पार्ट। जब सोक्रेटिस ग्रीक सोसाइटी में आते हैं तभी उस ग्रीक सोसाइटी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि ही इज़ लाइक क्वेश्चन योर पैशंस, क्वेश्चन एवरीथिंग। जब वो हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, उनकी डिज़ायर्स को, और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे कांट की जब एंट्री होती है, जब तुम कांट को पढ़ते हो तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि इस बंदे ने हर चीज़ को कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, और उसका फ़ायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और सेम गोज फॉर सोक्रेटिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ द बुक ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल्स। ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल्स एक ऐसी छोटी सी किताब जिसे फ्रेडरिक नीचे ने लगभग 1 वीक के अंदर लिख दिया था। इस किताब को लिखने के लगभग 1 साल के बाद फ्रेडरिक नीचे का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था। जब मैंने इस किताब का ऑडियो बुक वर्जन सुना तो ऐसा लगा कि फ्रेडरिक नीचे अपने प्रीवियस वर्स के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सट्रीम पर जा रहे हैं इस किताब में। इस किताब को सुनने के बाद पता चला कि क्यों कहा जाता है कि नाजिज्म हो सकता है कि फ्रेडरिक नीचे से इंस्पायर्ड हो। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइटल ऑफ द बुक ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल्स। तो रिचर्ड वागनर का एक ओपेरा था जिसका नाम था ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स, जहां पर किंगडम ऑफ गॉड्स में आग लग जाती है और नदी का पानी आके उसे आग को बुझा देता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी है और सारे गॉड मर जाते हैं। फिर एक नई दुनिया का जन्म होता है जहां इंसान आज़ाद हो चुका है, जहां इंसान भगवान के हाथों की केवल कठपुतली नहीं है, जहां इंसान तैयार होता है अपनी डेस्टिनी खुद लिखने के लिए। नीचे हमें फ्री करना चाहते हैं पुराने सारे गॉड से, पर फ्रेडरिक नीचे हमें केवल गॉड से फ्री करना चाहते तो इस किताब का नाम होता ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स, पर इस किताब का नाम है ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल्स। और आइडियल्स का मतलब होता है वो सारे सिंबल्स या रिप्रेजेंटेशन जिसे हम गॉड की जगह वर्शिप करते हैं। अगर तुम देखो तो इस्लाम जैसे रिलीजन में जहाँ किसी भी तरीके के रिप्रेजेंटेशन को वर्शिप करना मना है, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये लोग भूल जाते हैं कि जो सिंबल्स हैं ऑफ समथिंग बिगर, समथिंग ग्रेटर। जैसे इंडिया में इन रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर कभी दूध चढ़ाया जाता है तो कभी दही, बिना ये जाने कि ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ समथिंग बिगर, समथिंग ग्रेटर। तुम कह सकते हो कि ये रिप्रेजेंटेशन ही फॉल्स गॉड है। एंड फ्रेडरिक नीचे इज ऑन अ जर्नी ऑफ डिस्ट्रॉइंग दिस फॉल्स गॉड। पर कैसे वो इन आइडियल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे वो अपने से पहले के फिलोसफर्स की गलतियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसका जवाब है हैमर यानी हथौड़ा। इस किताब का पूरा नाम है ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल्स और हाउ टू फिलोसफाइज विद हैमर। तो फ्रेडरिक नीचे इस हथौड़े को लेकर निकल जाते हैं पुराने आइडियल्स और फिलोसफर्स को डिस्ट्रॉय करने कि शायद कुछ नए का जन्म हो सके। तो फ्रेडरिक नीचे एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं इस किताब में जो है डेकेडेंस। इसका मतलब होता है डीजेनरेशन यानी सड़ जाना। जैसे तुम वेट ट्रेनिंग करते हो और फिर तुम जब वेट ट्रेनिंग छोड़ देते हो तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारे मसल्स डीजेनरेट हो रहे हैं, तो उसी तरह डीजेनरेशन के प्रोसेस को डेकेडेंस कहते हैं। तो फ्रेडरिक नीचे इस किताब के अंदर इस एक्सप्लोरेशन पर हमें लेके जाते हैं कि किस तरीके से सोसाइटीज़ और इंडिविजुअल्स डीजेनरेट होते हैं यानी डेकेडेंस के प्रोसेस में चले जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द प्रॉब्लम ऑफ सोक्रेटिस। एक कोट के साथ शुरू करता हूँ। इज इट पॉसिबल दैट दीज ग्रेट फिलोसफर्स वर एवरी वन ऑफ देम अ लिटल शेकी ऑन देयर लेग्स, इफेक्ट अ रॉकी डेकेडेंस। तो फ्रेडरिक नीचे स्टार्ट ही करते हैं अटैक के साथ अपने से पहले फिलोसफर्स के ऊपर, स्टार्टिंग विद सोक्रेटिस एंड सो ऑन, कि ये जितने भी फिलोसफर्स थे हो सकता है कि वो जिन फाउंडेशन के ऊपर खड़े हो वो सारी फाउंडेशन ही गलत हो, वह केवल इंडिविजुअल्स और सोसाइटी को डीजेनरेशन की ओर लेकर जा रहे हो। In all ages, the wisest have agreed in their judgment of life. It is no good.
At all times and all places, the same words have on their lips. Words full of doubt, full of melancholy, full of weariness of life, full of hostility of life. पहले के फिलोसफर्स ने ये बोला कि ज़िंदगी जीने लायक नहीं, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड सफरिंग। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे फिलोसफर्स एक साथ एक ही सुर में बोलते हो कि ज़िंदगी सफरिंग है? कि कैसे इतने ज़्यादा समझदार फिलोसफर्स इस फंडामेंटल क्वेश्चन पर गलत हैं? क्या ये सारे लोग बेवकूफ़ हैं? नीचे इसी आइडिया को कहते हैं कंसेंसस स्पेटियम या एग्रीमेंट ऑफ द वाइज। फेडरिक नीचे इन लोगों को बेवकूफ़ नहीं कहते, वो इन लोगों को बीमार बोलते हैं या डेकेडेंस। कि सारे समझदार लोग एक ही कंक्लूजन पर एग्री करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंक्लूजन ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनका पर्सपेक्टिव एक जैसा है, या कह लो वो एक तरीके से ही पूरी दुनिया को देखते हैं। जजमेंट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ लाइफ वेदर फॉर और अगेंस्ट कैन नॉट बी ट्रू। Their only values lies in the fact that they are symptoms. They can be considered only as symptoms per se. Such judgments are nonsense. जिस भी तरीके से तुम दुनिया को देखते हो वो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, वह केवल एक बीमारी के लक्षण है। यानी जब आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि ये दुनिया हेल जैसी है और सफरिंग से भरी हुई है, ये बात हकीकत में दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताती। ये दुनिया के बारे में तो नहीं, पर आर्थर शोपेनहावर के बारे में ज़रूर कुछ बताती है। फेडरिक नीचे कहते हैं कि कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि दुनिया कैसी है, क्योंकि वो खुद ज़िंदगी में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ लो दो पार्टीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, तो दोनों पार्टीज़ को दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होगा, एक सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग होगा। या कह लो कि हिंदूज़ बोलेंगे कि उनका तरीका अच्छा है, मुस्लिम बोलेंगे उनका तरीका अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया वैसी है। A living man cannot estimate life because he is a contending party, or rather the very object in the dispute, not a judge. Nor can a dead man estimate it for another reason. फेडरिक नीचे कहते हैं कि जो फिलोसफर स्टेटमेंट दे उस स्टेटमेंट को एनालाइज करने की बजाय ये देखो कि वो स्टेटमेंट किस तरह का इंसान देगा। यानी जब कोई इंसान कहता है कि लाइफ सफरिंग है, तो ये स्टेटमेंट ज़िंदगी के बारे में तो नहीं, तो इंसान के बारे में बताती है कि हो सकता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में दुख हो या वो आदमी बीमार हो, ना कि दुनिया वैसी है। फॉर अ फिलोसफर्स टू सी अ प्रॉब्लम इन द वैल्यू ऑफ लाइफ इज ऑलमोस्ट एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिम, अ नोट ऑफ इंटेरोगेशन सेट अगेंस्ट हिज विजडम, अ लैक ऑफ विजडम। व्हाट इज इट पॉसिबल दैट ऑल दीज ग्रेट सेजेस वर नॉट ओनली डेकेडेंस बट ऑल्सो दे वर नॉट इवन वॉइस। सो ग्रीक सोसाइटीज़ के अनुसार सोक्रेटिस अगली थे। सोक्रेटिस एक काफ़ी गरीब घर में पैदा हुए, वो सोसाइटी के लोअर एंड को बिलोंग करते थे। उस इंसान से कैसी बातें निकलेंगी जिसने सोसाइटी में कोई पावर नहीं देखी है। फेडरिक नीचे इस किताब के अंदर मनुस्मृति का भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार सोसाइटीज़ के 4 कास्ट होते हैं, और इसमें लिखा गया है कि किस तरीके से जो चौथे नंबर का कास्ट है उसे ट्रीट करना चाहिए, और इसमें डेफिनेटली काफ़ी गलत बातें लिखी गई हैं। तो पर ज़रा सोचो कि जो सोसाइटी की चौथी कास्ट है, जो उसके साथ हमेशा बुरा ही होता रहा, उसके पास सोसाइटी के अंदर कोई पावर नहीं थी, तो उस कास्ट से कैसी फिलॉसफी निकलेगी, ज़िंदगी के साथ या ज़िंदगी के खिलाफ? इसका जवाब है ज़िंदगी के खिलाफ। फेडरिक नीचे कहते हैं कि इंसान रीजन्स और डायलेक्टिक के पास इसलिए ही जाता है जब उसके पास ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा होता। That's why I was saying कि हो सकता है कि इसी स्टेटमेंट की वजह से नाजिज्म इंस्पायर हुआ हो। द स्ट्रॉन्ग कमांड्स द वीक कन्विंस। ताकतवर लोग आदेश देते हैं और कमज़ोर लोग मनाने की कोशिश करते हैं। नीचे सेज अ मैन रिजॉर्ट टू डायलेक्टिक्स only when he has no other means to hand. People know that, they excite suspicion with it, and that it is not very convincing. Nothing is more easily dispelled than the dialectical effect. This is proved by the experience of every gathering in which discussions are held. It can only last defense of those who have no other weapon. तो फेडरिक नीचे का ये कहना था कि सोक्रेटिस के डायलेक्टिक्स और रीज़न के पीछे कारण थी कमजोरियाँ, और एथेनियंस यानी जो ग्रीक के लोग थे उन्हें सीरियसली ले रहे थे, इसी कारण वो भी कमज़ोर हो गए। He saw right through his noble Athenians. He perceived that is the case. His peculiar case was exception even in this time.
The same kind of degeneracy was silently preparing itself everywhere. Ancient Athenians was dying out. और यही पॉइंट था जहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की डीजेनरेशन की शुरुआत हो गई। इसके बाद हम रीज़न और डिबेट में बिजी हो गए। सोक्रेटिस के आने के बाद हम रीजन्स के गुलाम हो गए। और ये रीजन्स के गुलाम होना इतना बुरा क्यों है, इसका जवाब हमें एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। गौतम बुद्ध एक राजा के घर में पैदा हुए, सारी सुख सुविधाएं थी उनके पास, पर फिर भी गौतम बुद्ध ने राजपाट सब त्याग दिया। अगर हम में से कोई होता तो ऐसा कभी ना कर पाता। समझ लो, जब गौतम बुद्ध सब कुछ त्यागने की बात कर रहे थे, उसी टाइम उन्हें सोक्रेटिस मिल जाते। फिर सोक्रेटिस उनके इस पैशन को, उनके इस इर्रेशनल डिसीजन को क्वेश्चन करते, तो फिर हो सकता है कि हमें कभी गौतम बुद्ध देखने को ही ना मिलते। आचार्य प्रशांत ने IIT करी, UPSC क्लियर किया, फिर जाके बाबा बन गए। कितना ज़्यादा ये इर्रेशनल डिसीजन था। हमारे जैसे रैशनल लोगों को कभी ये समझ ही ना आएगा, पर एक इर्रेशनल डिसीजन की वजह से गौतम बुद्ध बने। एक आम इंसान गौतम, जो बाद में चल के गौतम बुद्ध बना, और प्रशांत से आचार्य प्रशांत बने। हमें हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज बी रैशनल। और हमें अपने पैशंस और डिज़ायर को रिप्रेस करना चाहिए। और हमें यह बताया गया कि यही रास्ता खुशहाल जिंदगी का है, पर फ्रेडरिक नीचे कहते हैं ये सब गलत है। ही सेज द मोस्ट बाइंडिंग लाइट ऑफ द रीजन एट एनी प्राइस, लाइफ मेड क्लीन, कॉशियस कॉन्शियंस without instinct, opposed to the instinct, was in itself only a disease, another kind of disease, and by no means a return to virtue, to health, and to happiness. To be obliged to fight the instinct. This is the formula of degeneration. As long as life is in the ascending line, happiness is the game as instinct. तो फ्रेडरिक नीचे के अनुसार reason and rationality ही सिविलाइजेशन के फॉल का कारण होती हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोरालिटी एज एंटी नेचर। तो एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर फ्रेडरिक नीचे पैशंस के बारे में बात करते हैं। तो इन पैशंस का मतलब ये नहीं जो आज के टाइम में हम पैशंस समझते हैं, पर जो हमने पहले ही बात करी है, गौतम बुद्ध वाला पैशन, आचार्य प्रशांत वाला पैशन, इस टाइप का पैशन। सो फ्रेडरिक नीचे का ये कहना था कि मोरालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं उस तरीके से जो हमें पैशन से डील करना सिखाती है। आज तक दुनिया में जितनी भी मोरालिटीज़ ने जन्म लिया है, उन्होंने केवल पैशंस को दबाने या कुचलने का काम किया है। इसलिए सोसाइटीज़ डीजेनरेट होती जा रही हैं। Owing to the stupidity inherent in passion, men war against passion itself. Men pledged themselves to annihilate it. All ancient morals mongers were ambiguous on this point. It falls tersely passions must be killed. तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि कैसे ज़्यादा गुस्सा, अनकंट्रोल लस्ट या लालच किस तरीके से प्रॉब्लम बन सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि लोग इन सारी चीज़ों को बस मान के बैठ चुके हैं। जो सोसाइटी के डर रहे हैं उन्हें बस लोग मान के बैठ चुके हैं। कोई उन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं करता। स्टोइसिज्म या बुद्धिज़्म, इन सारी फिलॉसफीज़ में ये सिखाया जाता है कि इमोशंस को कंट्रोल करो या उन पैशन से इमोशन के डिनाइल में रहो। पर फ्रेडरिक नीचे उन दोनों पर नहीं, क्रिश्चियनिटी पर अटैक करते हैं, क्योंकि फ्रेडरिक नीचे को इन दोनों के बारे में मालूम ही नहीं था। पर हम इस पागलपन को समाज में देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी ने अपनी आंखें फोड़ ली क्योंकि जब उसे औरतें दिखती थी तो उसके अंदर लस्ट उठती थी। उस तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं। इफ़ थाइन आई ऑफेंड थी प्लग इट आउट। तो तुम देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पैशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। फ्रेडरिक नीचे इन्हीं ड्रास्टिक मेजर्स को कहते हैं सेटिंग अप गल्फ बिटवीन योर पैशन। Only degenerates find radical methods indispensable. Weakness of will, or more strictly speaking, the inability not to react to a stimulus, is in itself simply another of degeneracy. फ्रेडरिक नीचे ऐसे लोग कमज़ोर विल का कहते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल की पहचान तो स्टिमुलस से भरी जगह में होती है। टेम्पटेशंस को हटाना केवल एक वीक विल की निशानी होती है। स्ट्रॉन्ग विल वाला इंसान टेम्पटेशन के बीच में रहकर उन्हें रेजिस्ट करता है। जैसे जैसे तुम अपनी ज़िंदगी से टेम्पटेशंस को हटा देते हो, वैसे वैसे तुम अपने नेचर को हटा देते हो। नेचर को हटा के तुम अपनी ज़िंदगी में से ज़िंदगी को ही हटा देते हो।
जैसे एक मॉन्क जो मोनास्ट्री में रहता है, उसने अपनी इन्वायरमेंट से सारे टेम्पटेशन को हटा दिया है। टेम्पटेशन हटाते हटाते उसने अपनी ज़िंदगी में से ज़िंदगी को ही हटा दिया। मोनेस्ट्रीज जैसी वीरान जगहों में जाकर पहाड़ के ऊपर अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना ईजी है, क्योंकि वहाँ पे कोई टेम्पटेशंस ही नहीं है। फ्रेडरिक नीचे ऐसे लोगों को कमज़ोर कहते हैं जो ज़िंदगी से भाग जाते हैं, ज़िंदगी से भाग के किसी पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को फ्रेडरिक नीचे कमज़ोर कहते हैं। ऐसे लोगों की मोरालिटी को फ्रेडरिक नीचे नो टू लाइफ मोरालिटी कहते हैं। तो फ्रेडरिक नीचे चाहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी येस टू लाइफ के बेसिस पर जिएं। ही सेज वी अदर्स, वी मॉर्टल्स ऑन द कॉन्ट्ररी have opened our hearts wide to all kinds of comprehension, understanding, and approbation. We don't deny readily, we glorify in saying yes to things.